हेलो एवरीवन, मैं महिमा त्रिवेदी आप सभी के बीच पुनः उपस्थित हुई हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवाड़ी की स्टडी अड्डा पर। उम्मीद है आप सभी अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय से संबंधित क्लासेस चलाई जा रही हैं और अभी हम प्लेटफॉर्म पर PYQ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में PGT 2010 का भाग 1 सॉल्व कर लिया है और आज हम उसी क्रम में PGT 2010 का भाग 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रश्नों की व्याख्या के साथ साथ ही नवीनतम आंकड़ों को भी शामिल करेंगे। PYQ सॉल्व करने का जो मेन पर्पज़ है वो यह है कि आप प्रश्नों के जो पैटर्न है उनसे अवगत हो रहे हैं और साथ ही यह भी देख रहे हैं कि किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, एट अ ग्लांस यू कैन इवेल्युएट योर वीकनेस पॉइंट एंड स्ट्रेंथ ऑल्सो। आप अपनी कमजोरियों को पहचान पा रहे हैं कि कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं। मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए और अपनी जो कमजोरियाँ हैं उन्हें पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 65। सर्क एक फ्रांसीसी शब्द है जिसे स्कॉटलैंड में कहते हैं। विकल्प ए कॉरिस, 2 कोर, सी किम और चौथा है कौरी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 कौरी। देखिए, जो सर्क है ये हिमनद क्षेत्रों में हिमानी के अपर्दन से निर्मित ये स्थलाकृति है सर्क, जिसे अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जर्मनी में इसे करेन के नाम से जानते हैं तथा स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में स्कैंडिनेविया में इसे कैसल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है स्कॉटलैंड में, तो स्कॉटलैंड में इसे कोरी या कौरी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। टॉर्स की उत्पत्ति किस चट्टान में बहुतायत होती है? विकल्प एक है औसादी, बी है आग्नेय, सी कायांतरित और डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दूसरा आग्नेय। टॉर्स की उत्पत्ति जो है वो आग्नेय चट्टान पर होती है। देखिए, आग्नेय चट्टान पर जब परतदार सेल कमजोर सेलों में जब लावा का प्रवेश होता है, जब लावा का प्रवेश कमजोर सेलों में होता है तो उनकी आकृति कुछ इस प्रकार हो जाती है, गुंबदानुमाकार, गुंबद के आकार की हो जाती है। और इनमें बाह्य कारकों द्वारा जब अपर्दन की क्रिया शुरू होती है तो इनमें जो मुलायम चट्टान होती है उनका अपर्दन हो जाता है और कठोर चट्टानें कुछ इस प्रकार से यथावत अपनी जगह पर खड़ी रहती है। ये आग्नेय चट्टान ही होती है, आग्नेय चट्टान। और इस आकृति को ही हम टॉर या टॉर्स कहते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है टॉर्स की उत्पत्ति किस चट्टान में पाई जाती है, तो टॉर्स की उत्पत्ति जो होती है वो आग्नेय चट्टान में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है? पहला है रूस, दूसरा चीन, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है भारत। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसके पूछने का तरीका गलत है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा पूछ रहा है। देखिए, हम जनसंख्या के अनुसार देखते हैं। पहले जनसंख्या के अनुसार जो विश्व में अभी हम नए आंकड़ों के अनुसार यदि देखते हैं तो 1 जुलाई
2023 के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा देश जो है वो है इंडिया। पहले चीन था, चीन के स्थान पर अब भारत हो गया है। यद्यपि भारत ने अभी तक अपने सेंसस में अभी जब सेंसस हुआ नहीं 2011 के बाद, तो जनगणना में अभी तक नया डाटा अपडेट नहीं किया है इंडिया ने। लेकिन यदि आप विकिपीडिया पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर 1 जुलाई 2023 में यह देखा गया है कि भारत जो है वो जनसंख्या के अनुसार विश्व में पहला देश है। इसके बाद है चीन और फिर तीसरे नंबर पर है यूएसए। और यदि हम क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, उसके बाद कनाडा, तीसरे स्थान पर है चीन और चौथे स्थान पर है यूएसए। तो ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। आप इन आंकड़ों को देखिए और आप विकिपीडिया पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है। विकल्प 1 विश्व बैंक द्वारा, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा और चौथा है संयुक्त रूप से इन सभी के द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दूसरा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इसका जो मुख्यालय है वह है न्यूयॉर्क में और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ही मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन मक्का का उद्भव स्थल है? विकल्प 1 दक्षिण अमेरिका, 2 ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है मध्य अमेरिका, चौथा फ्रांस। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 मध्य अमेरिका। मक्का का जो उद्भव स्थल है वो मैक्सिको को माना जाता है। यहाँ पर मैक्सिको नहीं है, यहाँ पर मध्य अमेरिका दिया हुआ है, तो ज़्यादा सही आंसर यही है मध्य अमेरिका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, कॉमेकान जो संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन है की लंबाई कितनी है? विकल्प 1 4200 किलोमीटर, 2 4500 किलोमीटर, 3 4800 किलोमीटर और चौथा है 5200 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 4800 किलोमीटर। कॉमेकान जो ये पाइपलाइन है ये यूरोप में है और इसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंडशिप पाइपलाइन के नाम से जानते हैं और यह संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क किस प्रकार के पतनों के उदाहरण है? विकल्प 1 है सवारी पतन, 2 वाणिज्यिक पतन, 3 तेल पतन और 4 है बाह्य पतन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 वाणिज्यिक पतन। मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क जो है ये वाणिज्यिक पतन के अंतर्गत आते हैं। वाणिज्यिक पतन क्या होते हैं? जहाँ से उत्पादों का आयात और निर्यात किया जाता है। बड़ी मात्रा में उत्पादों का अन्य देशों के साथ आयात और निर्यात होता है, उन्हें वाणिज्यिक पतन के नाम से जानते हैं, जिनमें मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क शामिल किए जाते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कराकोरम पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है? विकल्प 1 ल्होत्से, 2 चोओयू, 3 तीसरा है मनासलू और चौथा है केटू। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 केटू। केटू जो है कराकोरम पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और कराकोरम जो है ये इसे हम उच्च एशिया के मेरुदंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे यदि कभी पूछता है उच्च एशिया का मेरुदंड किसे कहा जाता है, तो कराकोरम पर्वत को उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है और इसकी सबसे ऊंची जो पर्वत शिखर है वो है केटू। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची पहाड़ी है? विकल्प 1 है अनायमुड़ी, 2 दोदापेटा, तीसरा है हैरिएट और चौथा है महेंद्रगिरी।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है, सही आंसर तो इसमें नहीं है क्योंकि विकल्प ही गलत दिए हुए हैं, हैरिएट माना है आयोग ने सही आंसर। देखिए जो है यहाँ पे पूछा है अंडमान द्वीप, यहाँ पर ना उत्तरी पूछा है, ना दक्षिणी अंडमान, ना मध्य अंडमान। तो ये जो हैरिएट है ये दक्षिण अंडमान की ऊंची चोटी है, दक्षिण अंडमान की, जिसकी ऊंचाई जो है 365 मीटर है। जबकि यदि अंडमान द्वीप की पूछ रहा है तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल पीक है, सैडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 732 मीटर, 732 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की सबसे लंबी नदी है। विकल्प 1 है भरतपुजा, दूसरा है पेरियार, तीसरा काली और चौथा है शरावती। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 पेरियार। पेरियार नदी जो है ये केरल की सबसे प्रथम नंबर पे सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 244 किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर या दूसरी सबसे बड़ी नदी जिसे कहेंगे भरतपुजा, भरतपुजा है 209 किलोमीटर, इसकी लंबाई 209 किलोमीटर है और सबसे लंबी जो है वो पेरियार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, ऊसर मृदा किसे कहते हैं। विकल्प 1 है क्षारीय, दूसरा है मरुस्थलीय, तीसरा लैटेराइट और चौथा है पीटमय। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 क्षारीय। ऊसर मृदा जो है वह क्षारीय मृदा को ऊसर मृदा कहा जाता है। जो क्षारीय मृदा होती है वो मुख्य रूप से उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में या फिर महाद्वीप के आंतरिक भागों में, आंतरिक भागों में पाई जाती है, जहां शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। होता क्या है कि इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होता है, वाष्पीकरण अधिक होने के कारण केशिका कर्षण या जिसे कैपिलरी एक्शन एक क्रिया होती है मृदा में, कोशिका क्रिया कहा जाता है। कोशिका क्रिया के परिणाम स्वरूप मृदा की सतह पर लवण आ जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट की मृदा पे परत, लवण की परत ऊपर आ जाती है, परत पाई जाती है, जिसके कारण वो जो मृदा होती है वो क्षारीय मृदा कहलाती है, या ऊसर मृदा भी उसी को कहते हैं। उसी को रेह और कहीं कहीं कल्हर के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत अधिक उपजाऊ मृदा नहीं होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, भूगोल क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, उपरोक्त कथन किस विद्वान द्वारा प्रदत्त है। विकल्प 1 है विडाल डिला ब्लास, दूसरा है पीटर हैगेट, तीसरा है कार्ल सावर और चौथा है अल्फ्रेड हैटनर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 अल्फ्रेड हैटनर। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अल्फ्रेड हैटनर ने कहा था भूगोल क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, संभववाद की संकल्पना का संबंध किस स्कूल से है। विकल्प 1 है अमेरिकन, दूसरा है ब्रिटिश, तीसरा जर्मन और चौथा है फ्रेंच। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 फ्रेंच। संभववाद जो विचारधारा है भूगोल में वो फ्रांसीसी भूगोलवेताओं द्वारा इस संकल्पना को लाया गया था। और इस संकल्पना का जो संस्थापक है या इसका जो प्रमुख समर्थक है वो है विडाल डिला ब्लास, विडाल डिला ब्लास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन एक सुमेलित है। विकल्प 1 है, एक तरफ विद्वान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका स्थान दिया हुआ है। हैटनर जर्मनी, डेविस जो है ब्रिटिश, विडाल डिला ब्लास अमेरिकन और कार्ल सावर फ्रांस। तो यहाँ पर जो है कौन एक सुमेलित है पूछ रहा है। इसमें जो सही आंसर है वो है पहला, हैटनर जो है ये सही सुमेलित है। हैटनर एक जर्मन विद्वान थे, जबकि डेविस जो थे ये अमेरिकन भूगोलवेता हैं।
अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। और ये जो विडाल डिला ब्लास है ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। और कार्ल सावर जो है ये भी एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता है। सही सुमेलित है हेटनर जर्मन भूगोलवेत्ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। लेवेंसराम की संकल्पना किसने विकसित की? विकल्प ए कार्ल रिटर, दूसरा है स्मिथ, तीसरा डेविड हार्वे और चौथा है फ्रेडरिक रेडजेल। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल जो है इन्होंने ये एक जर्मन भूगोलवेत्ता है रेडजेल, और इन्होंने अपनी बुक एंथ्रोपोजियोग्राफी में इनकी प्रमुख रचना है एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसमें इन्होंने लेवेंसराम शब्द का प्रयोग किया था। लेवेंसराम शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द का प्रयोग इसके अंतर्गत क्या होता है, ये शब्द का मतलब क्या है कि लेवेंसराम उन्होंने कहा है एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र माना है जिसमें जीवों का विकास होता है। जीवों का विकास होता है, या इसे हम छोटे में या संक्षेप में कह सकते हैं रहने के लिए स्थान। रहने के लिए स्थान। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लेवेंसराम का तात्पर्य होता है रहने के लिए स्थान, और यह शब्द जो है किसने दिया था? फ्रेडरिक रेडजेल ने। रेडजेल एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, इनकी एक प्रमुख कृति थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से कौन एक भिन्न है? विकल्प एक है सल्फर, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा जिप्सन और चौथा है क्रोमाइट। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प चौथा है क्रोमाइट। क्रोमाइट देखिए ये जो तीन है सल्फर, ग्रेफाइट और जिप्सम, ये अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज, जबकि जो क्रोमाइट है ये धात्विक खनिज है। खनिजों को दो रूप में बांटा गया है, एक अधात्विक और दूसरा है धात्विक खनिज को। अधात्विक किसे कहते हैं? जिसमें धातु का अंश नहीं होता है, धातु का अंश नहीं होता है, और धात्विक जिसमें धातु का अंश पाया जाता है। धातु का अंश पाया जाता है उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे सल्फर है, ग्रेफाइट, जिप्सम, चूना पत्थर आदि अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं, और जो धात्विक खनिज है इसमें जैसे क्रोमाइट है, तांबा है, लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सब क्या है? धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्न कथनों में से कौन एक असत्य है? विकल्प एक क्वार्ट्ज का उपयोग कांच एवं रेगमार बनाने में होता है, दूसरा है गैब्रो मोटे कण वाली अंतर्वेदी आग्नेय शैल है, तीसरा काला अभ्रक एक सैलकर खनिज है, और चौथा है पेग्माटाइट एक अवसादी शैल है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 पेग्माटाइट जो है ये अवसादी शैल नहीं है बल्कि आग्नेय शैल है। अन्य विकल्प जो दिए हुए हैं वो सही है। गैब्रो मोटे कण वाली अंतर्वेदी आग्नेय शैल है, काला अभ्रक एक सैलकर खनिज है, पेग्मेटाइट एक आग्नेय चट्टान है। इसके अतिरिक्त पेग्मेटाइट के अतिरिक्त बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, रायोलाइट है, पेग्मेटाइट है, साइनाइट, ये सब आग्नेय शैल के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। विश्व की अधिकतर ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। विकल्प एक विनाशात्मक प्लेट के सहारे, दूसरा है मोर्टार पर्वतों के सहारे, तीसरा है रचनात्मक प्लेट के सहारे, और चौथा है भ्रंश स्थलों के सहारे, भ्रंश स्थलों पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प पहला विनाशात्मक प्लेट के सहारे विश्व की अधिकतर ज्वालामुखी घटनाएं, और ज्वालामुखी घटनाओं के साथ साथ भूकंप भी जो हैं वो सर्वाधिक कहाँ घटित होते हैं? विनाशात्मक प्लेट के सहारे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ ज्वालामुखी दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। पहला है जोरल्लो मैक्सिको, दूसरा है माउंट उनजेन जापान, तीसरा है अवाचा रूस, चौथा है माउंट इजाल्को न्यूजीलैंड। इस प्रश्न का सही आंसर है वो है चौथा माउंट इजाल्को न्यूजीलैंड में नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो माउंट इजाल्को जो है ये अल साल्वाडोर में है।
अल साल्वाडोर। यह मध्य अमेरिका का एक देश है। मध्य अमेरिका का एक देश अल साल्वाडोर। और अन्य जो जोरल्लो ज्वालामुखी है वो मैक्सिको में स्थित है, माउंट उडजेन जापान में है, अवाचा रूस में है और माउंट इजाल्को जो है वो अल साल्वाडोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। सर्वाधिक भूकंप पृथ्वी के किस भाग में आते हैं? विकल्प एक है पश्चिमी एशिया में, दूसरा है सुदूर पूर्व एवं पूर्वी एशिया में, तीसरा अमेजन बेसिन में और चौथा है जर्मनी में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 सुदूर पूर्व एवं पूर्वी एशिया में। देखिए प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों में, पूर्वी प्रशांत महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों में विश्व के सर्वाधिक भूकंप 63% भूकंप जो है वो इसी पेटी में देखे जाते हैं, इसी पेटी में होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है सर्वाधिक भूकंप जो है पृथ्वी के किस भाग में आते हैं? सुदूर पूर्व एवं पूर्व एशिया में। इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। भूकंप कौन सा संचरण है? विकल्प एक तीव्र संचरण, दूसरा है विवर्तनिक संचरण और तीसरा है आकस्मिक संचरण और चौथा है अत्यधिक तीव्र संचरण। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प तीसरा आकस्मिक संचरण। भूकंप एक आकस्मिक संचरण आकस्मिक संचरण है, या फिर हम कह सकते हैं कि भूपटल पर होने वाला एक आकस्मिक परिवर्तन है। आकस्मिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। बलार्ड की परिकल्पना किससे संबंधित है? विकल्प एक है रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से, दूसरा है मृत्यु घाटी से, तीसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से और चौथा है महासागरों की उत्पत्ति से। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प एक रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से। बलार्ड ये भूविज्ञानी थे बलार्ड महोदय, जिन्होंने 1933 में गुरुत्व सर्वेक्षण के समय रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से संबंधित एक विचार प्रस्तुत किया था, जिसे बलार्ड की परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है इनकी परिकल्पना जो है वो रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। अंडे की टोकरी की स्थलाकृति निम्न में से किसे कहते हैं? विकल्प एक ड्रमलिन, दूसरा है एस्कर, तीसरा है जलज गर्तिका उत्तर और चौथा है विस्थापित गोलाश्म। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है ड्रमलिन। ड्रमलिन जो है ये हिमनद के निक्षेप के द्वारा निर्मित होती है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, जिसका आकार अंडे की टोकरी या उल्टी नाव अंडे की टोकरी या फिर उल्टी नाव के समान इसकी आकृति बनती है और हिमनद के निक्षेप के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तापमान की विलोमता हेतु निम्न में से कौन एक सही नहीं है? विकल्प एक है हिमाच्छादित धरातल, दूसरा है शीत शुष्क पवन, तीसरा है शीतकालीन दीर्घ रात्रियां और चौथा है मेघाच्छादित आकाश। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 मेघाच्छादित आकाश। देखिए तापमान की विलोमता क्या होता है? नॉर्मल जब हम ऊंचाई पर धरातल से ऊंचाई पर जाते हैं तो सामान्य पतन दर होता है 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है कम होता है। इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है या सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी धरातल पर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि धरातल पर जो वायु होती है वो ठंडी और ऊपर वायुमंडल में गर्म वायु पाई जाती है, तो इसे ही हम तापमान की विलोमता या तापमान विलोमन कहा जाता है। इनके कुछ स्थितियां होती हैं जिसमें हिमाच्छादित धरातल सही है, शीत शुष्क पवन यह भी सही है, शीतकालीन दीर्घ रात्रियां यह भी सही है, लेकिन मेघाच्छादित आकाश नहीं होना चाहिए बल्कि स्वच्छ एवं मेघ रहित आकाश होना चाहिए। इस स्थिति को बनने के लिए स्वच्छ एवं
मेघ रहित आकाश होना चाहिए और इसके अतिरिक्त शांत और स्थिर वायुमंडल की भी आवश्यकता होती है। शांत एवं स्थिर वायुमंडल, ये दशाएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 दशाएं हैं, तब तापमान विलोमता की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नांकित में से कौन एक कथन असत्य है? विकल्प 1 है तुषार तथा ओस वर्षण असत्य है, तुषार और ओस वर्षण है। दूसरा है बादलों से धरातल पर आर्द्रता गिरने की क्रिया को वर्षण कहते हैं। तीसरा है यदि वर्षण हिम के रूप में हुआ हो तो उसे जल में बदलकर वर्षण की मात्रा ज्ञात की जाती है। और चौथा है वर्षण की मात्रा निश्चित करना असंभव है। तो इस प्रश्न का क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर ये दोनों ही विकल्प गलत हैं, दोनों ही विकल्प गलत है। हिमपात जो होता है उसकी जो उसकी जो मापक होता है, उसको जो मापा जाता है उसको अलग तरीके से मापा जाता है, ना कि उसको जल में बदल कर उसकी मात्रा को ज्ञात किया जाता है। और जो वर्षण की मात्रा होती है वो निश्चित करना असंभव नहीं है, संभव है, वर्षा की मात्रा निश्चित की जा सकती है। तो ये प्रश्न गलत है। और जो बाकी विकल्प दिया है तुषार और ओस वर्षण के प्रकार है, ये सही है। और बादलों से धरातल पर आर्द्रता गिरने की क्रिया को ही वर्षण कहते हैं, यह भी सही है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नांकित में से कौन एक तड़ित मेघ है? इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन नंबर 89 है, इसको आप अपने स्तर पर एक बार देख लीजिएगा, आपको क्या सही लग रहा है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नांकित में से कौन एक तड़ित मेघ है? विकल्प 1 है कपासी वर्षा मेघ, दूसरा है कपासी मेघ, तीसरा है पछाप कपासी मेघ, चौथा है वर्षा स्त्री मेघ। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प पहला है कपासी वर्षा मेघ। इसे तड़ित मेघ भी कहा जाता है क्योंकि इस मेघ की जो विशेषता है वो है मूसलाधार वर्षा, ओला और तड़ित झंझा, ये इनकी प्रमुख विशेषता है कपासी वर्षा मेघ की, इसलिए इसे तड़ित मेघ भी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे तड़ित मेघ की संज्ञा भी दी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन एक समुद्री धाराओं के प्रवाहित होने का कारण नहीं है? विकल्प 1 पानी के घनत्व में परिवर्तन, दूसरा है पानी के ताप में परिवर्तन, तीसरा है पानी की गहराई में परिवर्तन, चौथा है पानी की लवणता में परिवर्तन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3। यहाँ पर पूछ रहा है समुद्री धाराओं के प्रवाहित होने का कारण नहीं है। देखिए अन्य विकल्प देख लेते हैं पहले हम। पानी के घनत्व में परिवर्तन होता है तो धाराओं की उत्पत्ति होती है, पानी के ताप में भी परिवर्तन के कारण धाराओं की उत्पत्ति होती है, पानी की लवणता में परिवर्तन होने के कारण भी धाराओं की उत्पत्ति होती है, और साथ ही साथ पृथ्वी की आकृति, इनके अतिरिक्त पृथ्वी की आकृति एवं घूर्णन का प्रभाव जो होता है, घूर्णन के प्रभाव के कारण भी धाराओं, समुद्री धाराओं की उत्पत्ति होती है। और इनके अतिरिक्त प्रचलित पवनें, यह भी प्रमुख है धाराओं की उत्पत्ति में, प्रचलित पवनें। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो पानी की गहराई में परिवर्तन के कारण धाराओं की उत्पत्ति नहीं होती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, प्रगतिशील तरंग सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? विकल्प 1 महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति से, दूसरा है ज्वार भाटा की उत्पत्ति से, तीसरा है भूकंपीय तरंगों से, चौथा है पेडिमेंट के निर्माण से। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दूसरा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत जो है ये विलियम वेवेल ने दिया था। विलियम वेवेल ने प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किस सिंधु पंख का जमाव हिंद महासागर में अत्यधिक है? विकल्प 1 लाल पंख, विकल्प 2 है स्थलजात जमाव, विकल्प 3 है डायटम और विकल्प 4 ग्लोबिजरीना ऊज।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 ग्लोबिस्यरिना ऊज। इसका सर्वाधिक जो जमाव है वो हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में पाया जाता है। अन्य हम देख लेते हैं टेरापोड ऊज जो होता है, टेरापोड ऊज, इसका सर्वाधिक जमाव अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर में। और रेडियोलेरियन ऊज का जमाव सर्वाधिक प्रशांत महासागर में। इसे जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर देखिए पूछा जा चुका है ग्लोबिस्यरिना हिंद महासागर में पूछा जा चुका है सर्वाधिक किस ऊज का जमाव है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए अटलांटिक महासागर में किस ऊज का सर्वाधिक जमाव है, तो टेरापोड ऊज का सर्वाधिक जमाव अटलांटिक महासागर में और रेडियोलेरियन ऊज का सर्वाधिक जमाव प्रशांत महासागर में है। और ये जो लाल पंख या लाल मृतिका होता है यह सभी महासागरों में गहरे गर्त या मैदान में लाल मृतिका का जमाव पाया जाता है सर्वाधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 है निम्न में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। विकल्प 1 है मैंग्रोव हेलोफाइट, विकल्प 2 है मॉस क्रायोफाइट, विकल्प 3 है कैक्टस जीरोफाइट और विकल्प 4 है लाइकेन लिथोफाइट। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह विकल्प 2 मॉस क्रायोफाइट, ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले मैंग्रोव जो है हेलोफाइट, ये सही है। हेलोफाइट का मतलब क्या होता है, ऐसे पौधे ऐसे स्थान पर नमकीन वातावरण या फिर खारे जल वाले क्षेत्रों में जिन पौधों का विकास होता है उन्हें हेलोफाइट कहा जाता है। जैसे भारत के तटीय भाग में मैंग्रोव वनों का विकास हुआ है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं भारत के तटीय भागों में, क्षेत्रों में इनका फैलाव है। फिर मॉस जो है ये क्रायोफाइट ऐसे पौधे जो बर्फ या हिम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बर्फ या फिर हिम क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों को क्रायोफाइट कहा जाता है। तो मॉस इसमें नहीं है, मॉस गलत है। मॉस जो है ये आपका उसके अंतर्गत आता है एपीफाइट के अंतर्गत। एपीफाइट क्या होता है, मॉस जो होती है ऐसे पौधे जो आश्रय के लिए अन्य वृक्षों पर निर्भर होते हैं। तो ये मॉस एपीफाइट के अंतर्गत रखी जाती है जो आश्रय के लिए अन्य वृक्षों पर निर्भर होते हैं। फिर कैक्टस जो है ये जेरोफाइट सही है। जेरोफाइट जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में या शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में जिन पौधों का विकास होता है उन्हें जेरोफाइट कहा जाता है। कैक्टस सही है। और लाइकेन जो है लिथोफाइट, ये भी सही है। लिथोफाइट का मतलब ऐसे पौधे जो चट्टानों में उगते हैं, चट्टानों में उगने वाले जो पौधे हैं उन्हें लिथोफाइट कहा जाता है। तो लाइकेन सही है। यहाँ पर मॉस जो है वो एपीफाइट के अंतर्गत आएगा, ना कि क्रायोफाइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 रबड़, रोजवुड, ताड़, महोगनी वृक्ष निम्न में से किस एक से संबंधित है। विकल्प 1 उष्णकटिबंधीय मानसून वनों से, दूसरा है पतझड़ वनों से, तीसरा है टैंगा वनों से, चौथा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। रबड़, रोजवुड, ताड़, महोगनी आदि के जो वृक्ष पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत होते हैं, जिन्हें विषुवत रेखीय जिनका विकास ये वन मुख्य रूप से विषुवत रेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96
पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु अति आवश्यक है। विकल्प 1 है जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा है जीव जंतुओं का नवीन प्रजातियों का विकास, तीसरा है कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पहला विकल्प 1 जैव विविधता का संरक्षण। पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखना है तो जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक निम्न में से कौन है? विकल्प 1 टॉन्सले, विकल्प 2 है अर्नेस्ट हैकेल, विकल्प 3 है मैल्कॉम फ्रेशर और विकल्प 4 है ईओ विल्सन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आयोग ने माना है वह है विकल्प 4 ईओ विल्सन, लेकिन ये सही नहीं है। प्रश्न के अनुसार ये आंसर सही नहीं है। ईओ विल्सन जो है इन्हें जैव विविधता का पिता कहा जाता है या फिर इन्हें हम कह सकते हैं फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के पिता कहे जाते हैं ईओ विल्सन। और यहाँ पर पूछा है जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो था वो सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था WG रोजेन ने, WG रोजेन, इन्होंने सबसे पहली बार जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। इसे आप जरूर से देख लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। कौन एक वन संरक्षण उपाय से संबंधित है? विकल्प 1 झूमिंग कृषि को बढ़ावा देना, विकल्प 2 है वनों की सामूहिक कटाई, विकल्प 3 है वन संपदा का अधिकाधिक उपयोग, विकल्प 4 है वनों की कटाई में वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण विधियों का प्रयोग। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 वन संरक्षण के उपाय से संबंधित है वनों की कटाई में वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण विधियों का प्रयोग करना, ना कि उनका दोहन करना। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मानव पर्यावरण से संबंध को वैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट करने के कारण प्रथम पर्यावरणीय नियतिवादी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है ये। विकल्प 1 है इब्न खालदून, विकल्प 2 अल बर्नी, विकल्प 3 है अल इदरीसी और विकल्प 4 है इब्न बतूता। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 इब्न खालदून। इब्न खालदून को प्रथम पर्यावरणीय नियतिवादी कहा जाता है। इनकी एक रचना है मुकद्दिमा, जिसमें इन्होंने मानव और पर्यावरण के संबंधों को पर्यावरण के संबंधों को वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया था। इसलिए इब्न खालदून को प्रथम पर्यावरणीय नियतिवादी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 है। निम्न में से किस युग में पेड़ पौधे एवं जानवरों के घरेलूकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई? विकल्प 1 नवपाषाण युग, विकल्प 2 है अंधकार युग, विकल्प 3 है पुरापाषाण युग और विकल्प 4 है मध्यपाषाण युग। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में ही पेड़ पौधों एवं जानवरों के घरेलूकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। इस युग का आरंभ जो है वो 6 से 8,000 वर्ष पूर्व माना जाता है और इसे हम नियोलिथिक कल्चर भी कहते हैं। नियोलिथिक कल्चर कहा जाता है। इसमें क्या हुआ कि मानव ने उपयोगी पौधे जो थे, उपयोगी पौधों का चयन करके उनका कृषि प्रारंभ किया और साथ ही साथ पशुपालन और आवास निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई नवपाषाण युग में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101। किस महाद्वीप पर जन्म दर और मृत्यु दर
सबसे कम है। विकल्प 1 ऑस्ट्रेलिया, विकल्प 2 है अफ्रीका, विकल्प 3 है दक्षिण अमेरिका और विकल्प 4 यूरोप महाद्वीप। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में जन्म दर और मृत्यु दर सबसे कम पाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में विशेषज्ञों का प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? विकल्प 1 मॉस्को, विकल्प 2 दिल्ली, विकल्प 3 है न्यूयॉर्क और विकल्प 4 पेरिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 पेरिस में। संसाधनों के संरक्षण हेतु जो प्रथम विश्व सम्मेलन हुआ था पहला, वह पेरिस में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। विश्व में बागाती कृषि के मुख्य क्षेत्र निम्न में कहाँ स्थित हैं? विकल्प 1 भूमध्य सागरीय प्रदेश में, विकल्प 2 शुष्क क्षेत्र में, विकल्प 3 शीतोष्ण प्रदेश में, विकल्प 4 उष्ण प्रदेश में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 उष्ण प्रदेश में। विश्व में जो बागाती कृषि है उसका जो बागाती कृषि का मुख्य क्षेत्र जो है वो उष्ण क्षेत्र को माना जाता है, उष्ण प्रदेश को माना जाता है। इनके अंतर्गत उष्ण प्रदेश के अंतर्गत लैटिन अमेरिका, जहाँ पर बागाती कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ है, लैटिन अमेरिका, मध्य अफ्रीका जिसमें गिनी तट, मध्य अफ्रीका और गिनी तट शामिल है, और इसके साथ ही साथ दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, द्वीप हैं, वह बागाती कृषि के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। संयुक्त राज्य अमेरिका के चावल उत्पादक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। विकल्प 1 है मिसिसिपी राज्य का उत्तरी भाग, दूसरा है सैक्रामेंटो घाटी, तीसरा है लुसियाना का समुद्र तट और चौथा है पूर्वी अरकानसास प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प 1 माना गया है। आयोग ने उस समय मिसिसिपी राज्य का उत्तरी भाग इसको सही आंसर माना गया है, लेकिन आप यदि बुक पर देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो चावल उत्पादक है उसमें अरकानसास ये प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। कैलिफोर्निया, ये जो सैक्रामेंटो घाटी है ये कैलिफोर्निया के अंतर्गत ही है। लुसियाना, मिसिसिपी, मिसौरी और टेक्सास प्रांत जो है ये चावल के लिए ये 4, और जिसमें अरकानसास है ये चावल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान अरकानसास का है, अरकानसास प्रदेश का है, क्षेत्र का है। कैलिफोर्निया जिसके अंतर्गत सैक्रामेंटो घाटी आती है। मिसिसिपी, मिसौरी का जो भाग है वह भी इस राज्य में भी चावल उत्पादन होता है, और लुसियाना का समुद्र तटीय क्षेत्र और पूर्वी अरकानसास प्रदेश ये बता दिया आपको। साथ ही साथ टेक्सास प्रदेश जो है यह भी चावल उत्पादन से संबंधित है। तो इसे आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 105। विश्व के वृहद कृषि प्रदेशों का सर्वप्रथम सीमांकन किया गया था। विकल्प 1 जेई स्पेंसर, विकल्प 2 है एस बोबेक, विकल्प 3 है जीटी त्रिवार्था और विकल्प 4 है डी विटलसी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 डी विटलसी महोदय ने 1936 में विश्व को वृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था, विटलसी महोदय ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106। आइसोटीम का प्रयोग निम्न में से किस विद्वान ने किया है? विकल्प 1 है जॉर्ज रेनर, विकल्प 2 वॉन थ्योनन, विकल्प 3 है वॉल्टर इज़ार्ड, विकल्प 4 है अल्फ्रेड वेबर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 अल्फ्रेड वेबर ने सर्वप्रथम आइसोटीम शब्द का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107। उलान उदे जंक्शन निम्न में से किस रेल मार्ग पर है? विकल्प 1 है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, विकल्प 2 है ट्रांस कैस्पियन, विकल्प 3 है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और विकल्प 4 है कैनेडियन नेशनल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। देखिए यहाँ पर विकल्प 1 को सही आंसर माना गया है, लेकिन ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यदि आप देखते हैं तो इसमें उलान उदे जंक्शन कोई भी ऐसा जंक्शन नहीं दिखाया गया है।
बीच में पड़ता नहीं है इस रेल मार्ग में उलान उदे जंक्शन। ये आप मैप उठा के देखेंगे तो इर्कुटस्क जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का प्रमुख स्टेशन है, इर्कुटस्क और इर्कुटस्क दक्षिण में इर्कुटस्क और चीता, ये 2 स्टेशन पड़ते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में। यहीं पर बीच में एक प्रांत है या एक प्रदेश है जिसकी राजधानी है उलान उदे, जिसकी राजधानी उलान उदे है। यहीं से होते हुए गुजरती है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यहीं से होते हुए गुजरता है, इसलिए यहाँ पर पूछ लिया है उलान उदे जंक्शन। लेकिन किसी भी बुक में ये आपको नहीं मिल रहा है उलान उदे जंक्शन से कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में ये प्रमुख जंक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इर्कुटस्क और चीता ये आपको नाम देखने को मिलेंगे ये प्रमुख स्टेशन में, तो इन्हीं के बीच में स्थित है एक प्रदेश जिसकी राजधानी है उलान उदे, इसलिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को इसका सही आंसर माना गया है। आप एक बार उस पर जरूर देख लीजिएगा, मैप पे एटलस में जरूर देख लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। निम्न में से कौन एक आंग्ल अमेरिका के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? विकल्प 1 कनाडा संघ, विकल्प 2 है संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प 3 ग्रीनलैंड और विकल्प 4 है मध्य अमेरिका। यहाँ पर पूछा है सम्मिलित नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है आंग्ल अमेरिका के अंतर्गत शामिल नहीं है, पूछ रहा है ना, तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका जो है ये आंग्ल अमेरिका के अंतर्गत शामिल नहीं है, जबकि कनाडा संघ, संयुक्त अमेरिका और ग्रीनलैंड जो है ये आंग्ल अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। न्यूफाउंडलैंड के मत्स्य उद्योग के संबंध में निम्न में से कौन एक कथन सही नहीं है? विकल्प 1 यहाँ की तटरेखा लंबी है, विकल्प 2 है शीतल लैब्राडोर एवं गर्म गल्फ स्ट्रीम धारा का मिलन स्थल है जिसे कोहरा अधिक पड़ता है, विकल्प 3 है यहाँ प्लैंकटन घास की अधिकता है जो मछलियों की महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री है, और विकल्प 4 है न्यूफाउंडलैंड द्वीप के चारों ओर का भाग जो है अत्यधिक गहरा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4। यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन नहीं सही है? न्यूफाउंडलैंड द्वीप के चारों ओर का भाग जो है ये अत्यधिक गहरा नहीं है बल्कि छिछला है, छिछला है। और यहाँ पर ग्रैंड बैंक का विकास हुआ है, जिस पर बैंक का जो प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। न्यूफाउंडलैंड द्वीप के चारों ओर का भाग जो है अत्यधिक गहरा है, यह गलत है ये कथन। जबकि यहाँ पर अन्य देख लेते हैं, यहाँ की तटरेखा लंबी है, सही है। उत्तर से आने वाली लैब्राडोर तथा दक्षिण से गर्म जलधारा जो है गल्फ स्ट्रीम का मिलन होता है जिसके कारण कोहरा अधिक पड़ता है, यह भी सही है। और यहाँ कोहरा होने के कारण यहाँ प्लैंकटन घास की अधिकता होती है जो मछलियों का महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री है। और ये जो तट है यह अत्यधिक गहरा ना होकर छिछला है जहाँ पर कई बैंक का विकास हुआ है जिसमें ग्रैंड बैंक प्रमुख है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। आल्प्स और कार्पेथियंस पर्वत श्रेणियों के मध्य होकर निम्न में से कौन सी एक नदी बहती हुई सागर में गिरती है? विकल्प 1 एल्ब नदी, विकल्प 2 है डैन्यूब नदी, विकल्प 3 है राइन नदी, विकल्प 4 है पो नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 डैन्यूब नदी। यूरोप में आल्प्स पर्वत और कार्पेथियंस पर्वत के मध्य से होकर डैन्यूब नदी प्रवाहित होती है, डैन्यूब नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। गोरखनाथ सौरिया निम्न में से किसकी खान है? विकल्प 1 सोना, विकल्प 2 है तांबा, विकल्प 3 है कोयला, विकल्प 4 है लोहा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 लोहा। लोहे की खान है ये गोरखनाथ सौरिया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 112। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 में शहर दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके उत्पादन केंद्र दिए हुए हैं। विकल्प ए है संघाई, चीन का सबसे बड़ा कागज निर्माण, विकल्प 2 है पायोटोव, चीन का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन केंद्र, विकल्प 3 है फंगमेन, चीन का सबसे बड़ा चमड़ा निर्माण का केंद्र, और विकल्प डी है कियामुजे, चीन का सबसे बड़ा वस्त्र निर्माण केंद्र। यहाँ पर चलिए हम इनका मिलान कर लेते हैं। संघाई जो है ये चीन का सबसे बड़ा वस्त्र निर्माण केंद्र है,
पायोटोव जो है ये चीन का सबसे बड़ा चमड़ा निर्माण केंद्र है। पायोटोव सबसे बड़ा चमड़ा निर्माण केंद्र है। फंगमेन जो है ये चीन का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। और कियामुजे जो है चीन का सबसे बड़ा कागज निर्माण केंद्र है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। निम्न में चीनी कृषि की कौन विशेषता नहीं है? विकल्प 1 है चीनी कृषक कम से कम भूमि पर अधिकाधिक उत्पादन करता है। विकल्प 2 है भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने हेतु चीनी कृषक जो है देसी मलमूत्र की खादों का प्रयोग करता है। विकल्प 3 है चीनी कृषक मेड़ों तथा फालतू भूमि पर सब्जी, फल एवं शहतूत की कृषि करता है। और विकल्प 4 है एक ही कृषि फार्म पर एक ही फसल देखने को मिलती है। विकल्प 4 ये तो यहाँ पर पूछा है विशेषता नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4। चीनी कृषि की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत ये शामिल नहीं है कि एक ही कृषि जो है फार्म पर एक ही कृषि फार्म पर एक ही फसल देखने को मिलती है। ये विशेषता उसके अंतर्गत नहीं आती है चीनी कृषि के अंतर्गत। अन्य जो है वो सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। जापान के संदर्भ में निम्न में से कौन एक कथन सत्य नहीं है? विकल्प 1 नागासाकी जापान का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। विकल्प 2 है यहाँ की मध्यवर्ती घाटी में स्थित ज्वालामुखियों की श्रृंखला को फोसा मैग्मा कहते हैं। विकल्प 3 है वीवा यहाँ की मीठे पानी की झील है। और विकल्प 4 है सिनान जापान की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका जो प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1। आयोग ने उस समय इस प्रश्न का विकल्प 1 सही माना था। नागासाकी जापान का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो यह सही है, ये गलत नहीं है। ये कथन आप विकिपीडिया पर जाकर इसको सर्च करेंगे तो नागासाकी जो है ये क्यूशू द्वीप पर एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और अन्य जो विकल्प है वो सही है, इसे आप चेक कर लीजिएगा एक बार। यहाँ की मध्यवर्ती घाटी में स्थित ज्वालामुखियों की श्रृंखला को फोसा मैग्मा कहते हैं, ये सही है। वीवा यहाँ की मीठे पानी की झील है, यह भी सही है। और सिनान जो है जापान की सबसे बड़ी नदी है, यह भी सही है। और नागासाकी जापान का एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह भी सही है। लेकिन आयोग ने इसे आंसर माना था कि यह कथन गलत है। क्यूशू द्वीप पर यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे आप जरूर अपने स्तर पर चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। जापान के कपड़ा उद्योग के संबंध में कौन एक कथन सही नहीं है? विकल्प 1 जापान कपास उत्पादन में अग्रणी है। विकल्प 2 जापान में सस्ते और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता है। विकल्प 3 जापान में कपड़ा उद्योग हेतु अनुकूलतम जलवायु है। विकल्प 4 जापान पनबिजली का एक महान निर्माता है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 जापान कपास उत्पादन में अग्रणी नहीं है। जापान में कपास का उत्पादन नहीं होता है। जापान हमेशा अपनी कार्य कुशलता या श्रमिक कुशलता के लिए ही प्रसिद्ध रहा है। वहाँ पर कपास का उत्पादन अग्रणी नहीं है। जबकि जापान में सस्ते कुशल श्रमिक की उपलब्धता है, यह भी सही है। कपड़ा उद्योग हेतु अनुकूलतम जलवायु है, सही है। पनबिजली का एक महान निर्माता है, यह भी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। जापान के निम्न मुख्य द्वीपों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? पहला है विकल्प हॉन्शू, दूसरा है होक्काइडो, तीसरा है शोकोकू, चौथा है क्यूशू। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प पहला हॉन्शू जो है। क्षेत्रफल के अनुसार यदि हम देखते हैं तो जापान का हॉन्शू द्वीप जो है वह प्रथम स्थान पर है। जबकि होक्काइडो जो है ये दूसरे स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर क्षेत्रफल के अनुसार देख रहे हैं। और तीसरे नंबर पर है क्यूशू, तीसरा स्थान है क्यूशू का। और चौथा नंबर है शिकोकू द्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एरिया के अनुसार हम देख रहे हैं। और यदि यह पूछता है इनका क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो सबसे उत्तर पे होक्काइडो द्वीप है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। फिर हॉन्शू द्वीप है, फिर शिकोकू और फिर सबसे दक्षिण में क्यूशू द्वीप है। क्यूशू द्वीप ये सबसे दक्षिण में और सबसे उत्तर में, ये क्रम जरूर याद कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, दक्षिण पूर्वी एशिया में नारियल तेल का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन है? विकल्प 1 कंबोडिया, विकल्प 2 मलेशिया, विकल्प 3 है फिलीपींस और विकल्प 4 है लाओस। इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर उस समय फिलीपींस को माना गया है, लेकिन यदि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार देखते हैं तो इंडोनेशिया है नारियल तेल के उत्पादन में विश्व प्रथम स्थान पर, और दूसरे स्थान पर है फिलीपींस। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, गंगा का न्यूनतम बहाव किस अवधि में होता है? विकल्प 1 जून से अक्टूबर तक, विकल्प 2 अगस्त से नवंबर तक, विकल्प 3 है जनवरी से जून तक, विकल्प 4 है दिसंबर से मार्च तक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 जनवरी से जून माह तक जो जनवरी गंगा का बहाव होता है वो न्यूनतम होता है। न्यूनतम बहाव जनवरी से जून माह में होता है, और जबकि अधिकतम बहाव यदि देखा जाए तो अगस्त या सितंबर के महीने में, अगस्त या सितंबर के महीने में अधिकतम बहाव देखा जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से किस नदी का प्रवाह बंगाल की खाड़ी में नहीं होता? विकल्प 1 है वैतरणी, विकल्प 2 है शत्रुंजी, विकल्प 3 है नागवती और विकल्प 4 है स्वर्ण रेखा नदी। 2 सेकेंड रुकिए। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दूसरा शत्रुंजी नदी। शत्रुंजी नदी जो है इसका प्रवाह बंगाल की खाड़ी में नहीं होता। शत्रुंजी नदी जो है ये गुजरात में प्रवाहित होती है। गुजरात में प्रवाहित होते हुए ये अरब सागर में अपना जल गिराती है, अरब सागर में। जबकि वैतरणी, नागवती और स्वर्ण रेखा ये जो नदियां हैं ये भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती हैं, और शत्रुंजी नदी गुजरात में है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, भारत में प्रधान वन उत्पाद है? विकल्प 1 है बेत उत्पाद, विकल्प 3 इमारत लकड़ी और विकल्प 3 है रेजिन, विकल्प 4 है ईंधन की लकड़ी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 ईंधन की लकड़ी। भारत में प्रमुख वन उत्पाद के रूप में ईंधन की लकड़ी को ही जाना जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देख, एक तरफ खनिज दिया हुआ है और दूसरी तरफ प्रदेश दिए हुए हैं। पहला है विकल्प 1 है एस्बेस्टस राजस्थान, दूसरा है क्रोमाइट केरल, तीसरा है डोलोमाइट उड़ीसा और चौथा है तांबा आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह आयोग ने तीसरा माना था उस समय डोलोमाइट, लेकिन अब यह नहीं है सही आंसर। हम यहाँ पर नए आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो इसको आप सही मत मानिएगा। यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर सभी सुमेलित है। एस्बेस्टस जो है राजस्थान यह सही है। राजस्थान का जो उदयपुर जिला, उदयपुर, अलवर, पाली, ये जो जिले हैं राजस्थान के, ये यहाँ पर एस्बेस्टस पाया जाता है। क्रोमाइट जो है ये केरल, ये गलत है, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। ये जो क्रोमाइट है ये केरल में नहीं पाया जाता है, ये सुमेलित नहीं है। यदि हम आंकड़ों के अनुसार देखते हैं वर्तमान में तो ये क्रोमाइट जो है इसका सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो उड़ीसा में होता है। उड़ीसा में भारत का कुल उत्पादन का, भारत में कुल क्रोमाइट के कुल उत्पादन का 90% जो है ये उड़ीसा में इसका उत्पादन क्रोमाइट का होता है। डोलोमाइट जो दे रहा है उड़ीसा, तो उड़ीसा सही है। उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला जो है, उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है डोलोमाइट का। और उड़ीसा के अतिरिक्त छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी डोलोमाइट का उत्पादन होता है। और जो तांबा है, तांबा का आंध्र प्रदेश, यह भी सही है, लेकिन आंध्र प्रदेश में उतना नहीं होता है। तांबा का जो प्रमुख जो क्षेत्र है तांबा के वह है राजस्थान की जो खेतड़ी खान, वो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश की मलचखंड
जो है मध्य प्रदेश में वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, मराठखंड खान। और तीसरा है झारखंड, झारखंड में भी तांबा देखा जाता है, तांबा मिलता है। और आंध्र प्रदेश जो है ये, यहाँ पे भी है, आंध्र प्रदेश के भी कुछ ज़िले हैं जहाँ पर तांबा का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं नवीन आंकड़ों के अनुसार, तो यहाँ सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो क्रोमाइट हम यहाँ देख सकते हैं कि केरल में नहीं है बल्कि उड़ीसा में है 90%। और डोलोमाइट जो है उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में सर्वाधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन ऊर्जा का सतत स्रोत है? विकल्प 1 है जलाऊ लकड़ी, विकल्प 2 है पवन, तीसरा है कोयला और चौथा है खनिज तेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 पवन। पवन जो है ये ऊर्जा का सतत, या जिसे हम कहते हैं अपरंपरागत स्रोत, अपरंपरागत स्रोत, या फिर इसे हम कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा जिसके अंतर्गत पवन होता है, सौर ऊर्जा आती है, सौर ऊर्जा है, और ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। ये सब ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जबकि जलाऊ लकड़ी, कोयला, खनिज तेल ये परंपरागत स्रोत हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, भारत के उत्तर के मैदानी भाग में नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि विकल्प 1 है इस भाग में मानसून द्वारा भारी वर्षा होती है, विकल्प 2 है इस क्षेत्र में मृदा संबंध है, और विकल्प 3 है नहरों का स्रोत सदाबहानी नदियां हैं, और विकल्प 4 है भूमिगत जल का स्तर उच्च है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3, नहरों का स्रोत जो है सदाबहानी नदियां हैं। भारत के उत्तर भारत के या मैदानी भाग में जो नहरें हैं वो प्रमुख सिंचाई का प्रमुख साधन है नहरें, क्योंकि वहाँ पर सदाबहानी हिमालय से निकलने वाली जो सदाबहानी नदियाँ हैं, वह सदाबहानी नदियों के कारण ही वहाँ पर नहरें निकाली जा सकती हैं। और इसके अतिरिक्त वहाँ पर क्या है, समतल मैदान होने के कारण, भारत के उत्तरी भाग में समतल मैदान होने के कारण भी नहरें बनाना जो तुलनात्मक रूप से दक्षिण भारत के अधिक आसान है वहाँ पर, और वहाँ पर मृदा उपजाऊ है, इसलिए नहरों पर अधिक कार्य भी किया गया है। तो ये अन्य कारण है, जिसमें प्रमुख कारण क्या है कि भारत के उत्तर मैदानी भाग में नहरों का विकास सदाबहानी नदियों के कारण, क्योंकि उनका स्रोत जो है हिमालयी नदियाँ हैं, हिमालयी नदियाँ जो सदाबहानी हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, उत्तर प्रदेश के किस भाग में कृषि की निर्भरता मानसून पर अधिक है? विकल्प 1 है पूर्वी भाग, विकल्प 2 है पश्चिमी भाग, विकल्प 3 है दक्षिणी भाग, विकल्प 4 है मध्य भाग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प तीसरा है दक्षिणी भाग। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, जिसमें बुंदेलखंड और मिर्ज़ापुर का जो क्षेत्र है, ये वर्षा का अभाव होता है। यहाँ पर वर्षा का अभाव होने के कारण सिंचाई और यहाँ की जो भौमाकृति है, यहाँ की जो स्थलाकृति है या बनावट है जो, वह भी सिंचाई के वह भी ऐसी नहीं है कि वहाँ पर सिंचाई के साधन बहुत ज़्यादा विकसित हुए हैं। तो यहाँ पर सिंचाई का भी अभाव होने के कारण यहाँ पे जो कृषि कार्य है वह मुख्यतः या पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर है। आगे बढ़ते हैं। अरे वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का 125, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं होती है? विकल्प 1 ओब, विकल्प 2 येनेसी, विकल्प 3 है वोल्गा, विकल्प 4 है लीना नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 वोल्गा नदी। ओब, येनेसी, लीना जो है ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होने वाली, और जो कि वोल्गा जो है ये यूरोप की नदी है, यूरोप में प्रवाहित होती है, और यह वल्दाई पहाड़ी से निकलकर इसका जो उद्गम क्षेत्र है वह वल्दाई पहाड़ी से निकलकर यह कैस्पियन सागर में गिरती है।
प्रवाहित होते हुए कैस्पियन सागर में गिरती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।